हेलो दोस्तों, वेलकम टू मीरा फिजियो, अ पेन इंडिया चेन ऑफ फिजियोथेरेपी क्लिनिक। तो आज हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारा सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस जो होता है वो एक तरीके का जीन से रिलेटेड डिसऑर्डर होता है, जो कि हमारी बॉडी में एक जीन होता है। अगर वो एक्टिव हो जाता है तो वो हमारे बॉडी के कई पार्ट्स में ब्लॉकेज बनाने लगता है, वहाँ पे ब्लॉक बनाने लगता है, जिस कारण से वहाँ का सर्कुलेशन, सप्लाई और ये सब रुक जाता है, जिस कारण से वहाँ इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कॉमनली ये जो चीज़ है हमारे लंग्स में देखने को मिलती है, पर इसके अलावा और भी ऑर्गन हैं जिसमें हमें ये सारी चीज़ें, सिस्टिक फाइब्रोसिस जैसी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो आज हम बात करेंगे सिस्टिक फाइब्रोसिस पे। उसके पहले हम जानेंगे और भी चीज़ें, जैसे कि लंग्स और कहाँ-कहाँ ये ब्लॉकेज करती है और इसके कारण क्या-क्या चीज़ें होती हैं। ये सब आज हम इस टॉपिक में देखेंगे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस कैसे होता है और क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, इसमें आगे बढ़ते हैं हम। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस जो होता है वो एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है, यानी कि आपके जीन्स के कारण जन्म से ही आपके बॉडी में एक्टिव जीन होता है, उस कारण से ये आपको होता है। इसको अच्छे से समझने के लिए हम कुछ पैथोलॉजी के बारे में जानेंगे, जिस कारण से ये डिसऑर्डर आपके शरीर में होते हैं। कुछ अलग एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होते हैं, बॉडी की बनावट जो होती है, अगर उसमें बदलाव होता है तो उस कारण से भी सिस्टिक फाइब्रोसिस जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है, तो सिस्टिक फाइब्रोसिस जो होता है एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है। ठीक है, यानी कि जन्म से ही ये हमारी बॉडी में एक डिसऑर्डर प्रेजेंट रहता है, जिनमें सिस्टिक फाइब्रोसिस देखने को मिलता है। उनमें जो ये कंडीशन है उन्हें विरासत में मिली होती है। पहले से किसी पूर्वज में सिस्टिक फाइब्रोसिस की कंडीशन होगी, तो वो कैरी करते हैं जीन्स, कैरी करके वो कभी कभार एक्टिव हो जाते हैं, तो सिस्टिक फाइब्रोसिस जैसी चीजें को देखने को मिलती हैं। तो इसमें कुछ लंग्स में कुछ जगह, जैसे कि ब्रोंकियोल्स ब्रोंकियोल्स होते हैं हमारे लंग्स में, जिसके बारे में हम अभी आगे भी देखेंगे। तो अगर वहाँ पे कुछ रुकावट आ जाए, या फिर जो म्यूकस होता है हमारा, यानी कि कफ, जो हमारा बलगम होता है, वो हमारे लंग्स की जो वॉल है, दीवारें हैं, अगर उस पे आ जाए, वो रुकावट बनने लगे, तो लंग्स में ब्रोंक्यूल्स के लेवल पे सिस्टिक फाइब्रोसिस जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। दूसरा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में, छोटी आंत के आखिरी हिस्से में, डिस्टल हिस्से में अगर रुकावट हो जाए, यानी कि एनस के और जो हमारा गुदा द्वार होता है वहां, और छोटी आंत के पास, छोटी आंत के आखिरी हिस्से में अगर रुकावट आ जाए, उसे हम मेकोनियम इलियस कहते हैं, जिसके बारे में आपको आगे भी बताऊंगी अभी। अगर वहां रुकावट हो जाए तो भी सिस्टिक फाइब्रोसिस जैसी चीजें देखने को मिलती हैं। जो हमारा पेनक्रियाज होता है, जो पेनक्रियाटिक डक्ट होती है, जहाँ से पेनक्रियाटिक जूस निकलता है, अगर उसमें रुकावट हो जाए, जो हमारी बाइल डक्ट होती है, जहाँ से हमारा बाइल जूस निकलता है, ये सब डाइजेशन में हेल्प करते हैं जूसेस, अगर इनमें रुकावट हो जाए तो इनके कारण भी सिस्टिक फाइब्रोसिस जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। अगर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो जन्मजात बने ही ना हो या उनमें रुकावट हो, जैसे कि वास डिफरेंस, ये वो ऑर्गन होता है, ये वो पार्ट होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, जो स्पर्म को लेके आता है पेनिस तक। अगर वो होगा नहीं या उसमें रुकावट होगी, तो इसके कारण पीढ़ी आगे बढ़ाने में भी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन,
फीमेल में अगर रुकावट है उनके सर्वाइकल कैनाल में, म्यूकस इकट्ठा हो गया है अगर वहां पे, उस कारण से रुकावट बन रही है, तो फीमेल्स में भी यही दिक्कतें देखने को मिलती हैं जो मेल्स में मिलती हैं। फिर हमारा मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम, अगर हमारी सांस लेने वाली जो मसल्स है, इंस्पायरेटरी मसल्स जो हैं, जो हमें सांस लेने में सहायता प्रदान करती है, अगर उनमें कमजोरी आ जाए तो भी सिस्टिक फाइब्रोसिस के कारण उनमें कमजोरी आती है। ठीक है। जो आपकी एंटी ग्रेविटी यानी कि जो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करती है मसल, जैसे कि आपकी गैस्ट्रोक्नीमियस, जिसे आप पिडरी कहते हैं, वो मसल्स में अगर अट्रॉफी कमजोरी आ जाए, वो कम होने लगे, उनकी विड्थ में, उनकी चौड़ाई में उनमें कमी आने लगे, तो ये भी सिस्टिक फाइब्रोसिस के कारण देखने को मिलता है। या फिर आपकी जो नेक है, गर्दन है, और गर्दन के नीचे वाली जो बैक का हिस्सा है, अगर उसमें कुबड़ निकल जाए, काइफोसिस हो जाए, तो ये भी सिस्टिक फाइब्रोसिस में देखने को मिलता है। ये कुछ चीजें हैं जो कॉमनली सिस्टिक फाइब्रोसिस में होती हैं। और सिस्टिक फाइब्रोसिस जो होता है वो विरासत में मिली हुई एक बीमारी होती है। ठीक है। तो अगर किसी को विरासत में सिस्टिक फाइब्रोसिस मिला है तो उनमें इन चीजों के साथ दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। अब हम एक एक के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि सिस्टिक फाइब्रोसिस के कारण क्या क्या बदलाव कैसे कैसे देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे फेफड़ों में। जो हमारे फेफड़े या लंग्स होते हैं वो सांस लेने में मदद करने वाले ऑर्गन होते हैं। ठीक है। जो कि हमारी छाती में दोनों तरफ रहते हैं, और छाती के बीच की जो हड्डी होती है जिसे हम मीडियास्टिनम कहते हैं, वो उसके दोनों तरफ लेफ्ट और राइट साइड दोनों प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए, ये लंग्स दोनों तरफ प्रेजेंट होता है, ये राइट साइड वाला लंग है, ये लेफ्ट साइड वाला लंग है। ये जो आपको नॉच दिख रही है छोटी सी, यहाँ पे हमारा हार्ट यानी दिल रहता है, इसलिए हम इसको इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये हमारा लेफ्ट साइड वाला फेफड़ा है। ठीक है। तो हमारे लंग्स का काम होता है कि वो हमारे ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करे, यानी कि उसमें शुद्ध ऑक्सीजन को डालना हमारे लंग्स का काम होता है। ये वो किस लेवल पे करते हैं? एल्वुलाई के लेवल पे। ठीक है। ये देखिए, ये दो छोटे छोटे गोल गोल दिख रहे हैं आपको, एल्वुलाई। हम नाक से और मुंह से सांस लेते हैं, वो नीचे जाते हैं हमारे ट्रैकिया में। ये जो एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर है इसे हम ट्रैकिया कहते हैं। ठीक है। ये ट्रैकिया हर एक लंग में एंटर करता है। ठीक है। लेफ्ट साइड में लेफ्ट ट्रैकिया, राइट साइड में राइट ट्रैकिया। ट्रैकिया यहाँ पहुंचने के बाद ब्रोंकाई बन जाता है। ठीक है। यहाँ जब ट्रैकिया हमारे फेफड़ों में एंटर कर गया तो वहां पे वो बन गया ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के बाद ये जो है ब्रोंकियोल्स बन जाते हैं। ये ब्रोंकाई, ब्रोंकाई को हमने हाफ सेक्शन में काट के देखा तो ये बन गए ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल से ही हमारी एल्वुलाई निकलती है। ये छोटे छोटे गोले होते हैं हमारे एल्वुलाई। एल्वुलाई जो होते हैं यही सबसे मेन काम करते हैं ब्लड एक्सचेंज करने का और गैस एक्सचेंज करने का। ये क्या करते हैं? जो शुद्ध ऑक्सीजन होती है उसको हमारे ब्लड में डाल के पहुंचाते हैं शरीर में, और जो खराब ब्लड होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको मुंह से बाहर करने में मदद करते हैं। ठीक है। इनका बहुत क्लोज कांटेक्ट होता है आपके ऑक्सीजन पुअर ब्लड लेवल सप्लाई के साथ। छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं जिन्हें हम पल्मोनरी कैपिलरीज कहते हैं, वो इन एल्वुलाई के पास रहती हैं। वहां पे ये गैस एक्सचेंज का काम होता है और शुद्ध और अशुद्ध ब्लड जो होता है वो एक्सचेंज होता है। ठीक है। अब आते हैं हमारे ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल जो होते हैं वो हवा को पास करते हैं लंग्स के अंदर और
बाहर। ठीक है, पेड़ जैसा स्ट्रक्चर जो होता है वैसा ही ये होता है, ट्री जैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ब्रोंकाई से निकलते हैं, दो मेन एयर्स होती हैं हमारी, जो कि हवा का आदान प्रदान करती हैं, जो कि कहाँ से आती है, हमारी ट्रैकिया से जाती हैं। और ट्रैकिया से कहाँ से आती है, नोज और माउथ से, जैसे मैंने अभी बताया। नोज नोज और माउथ से हवा आई हमारे ट्रैकिया में। ठीक है, ब्रोंक्यूल्स के बाद हमारे छोटे छोटे थैलिनुमा एल्वुलाई होते हैं, जो कि एक्सचेंज करते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को। ये हमारे छोटे छोटे से एल्वुलाई हैं जो एक्सचेंज करते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को। ब्रोंकियल जो होता है वो सबसे आखिरी हिस्सा होता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ठीक है, ये ब्रांचेस होती हैं ब्रोंकाई की। फिर धीरे 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 जैसे जैसे ये नीचे आती जाती हैं ब्रोंकाई, ये और छोटी होती जाती हैं। ठीक है, और एक गुच्छा बना लेती है एल्वुलाई का। ठीक है, जैसे ही ये ट्रांसफर से इंटीरियर फेस में आती यानी कि खड़े रही, और उसके बाद जैसे ही ये नीचे की तरफ आई वैसे वैसे ये छोटी होती गई, और एंड में लंग्स जहाँ खत्म होते हैं वहां की एंड में इन्होंने एल्वुलाई बना लिए, गुच्छे बना लिए एल्वुलाई के। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो ब्रोंकाई होते हैं, ब्रोंक्यूल्स, ये नीचे आते 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 और छोटे हो जाते हैं। ये देख रहे हैं आप कैपिलरीज, हर एक कैपिलरीज के साथ एक वेन और एक आर्टरी कनेक्ट होती है। जो ये ब्लू कलर की आपको वेन दिख रही है ये अशुद्ध ब्लड लेके आती है, और ये जो आर्टरीज दिख रही है रेड कलर की ये शुद्ध ब्लड लाती है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन रहती है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ये कैपिलरीज जो होती हैं एल्वुलाई के पास चिपकी हुई रहती हैं, और इससे ही ब्लड का एक्सचेंज और गैस का एक्सचेंज होता है। तीन तरीके की ये होती है। ठीक है, पहली होती है हमारी लोब्यूलर ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, सबसे बड़ा पार्ट जो होता है, फर्स्ट जो होता है एंटर करने का लोब्स में, लोब्स ऑफ द लंग्स में, उसे हम लोब्यूलर ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको लोब्यूलर ब्रोंक्यूल्स, ये रहा। ये सबसे पहला बड़ा हिस्सा जो होता है लंग्स का लोब्स लेवल पे, वो होता है हमारा ब्रोंक्यूल्स, लोब्यूलर ब्रोंक्यूल्स। फिर आता है हमारा रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, दो या उससे ज्यादा ब्रांचेस होती हैं हर एक टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स पे। ठीक है, जिसमें 10 के गुच्छे होते हैं हमारे एल्वुलर के। ये रही हमारी रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, इसमें 10-10 के गुच्छे या उससे ज्यादा गुच्छे हो सकते हैं हमारी रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में। ठीक है, फिर लास्ट में आती है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में 50 से 80 छोटे छोटे हमारे एल्वुलाई होते हैं। ये छोटे छोटे 50 से 80 छोटे छोटे एल्वुलाई होते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में। ठीक है, तो हमारे ब्रोंक्यूल जो होते हैं तीन कैटेगरी में आते हैं, लोब्यूलर ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, अब आता है हमारा म्यूकस, जो कि हमारे लंग्स के एयरवे में जमता है। ठीक है, जिस कारण से रुकावट आती है लंग्स में, तो वो होते हैं हमारे म्यूकस। तो जो हमारा म्यूकस होता है, जिसे हम कफ भी कहते हैं और स्पूटम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये यूजुअली हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में रहता है, स्पेशली हमारे लंग्स में रहता है। ठीक है, ये जो स्पूटम है ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में रहता है, स्पेशली हमारे लंग्स में रहता है। म्यूकस जो है इसके अंदर छोटे छोटे से कुछ मात्रा में पस रहता है, ब्लड रहता है, फाइब्रिन रहता है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, जब किसी बीमारी की कंडीशन बनती है तब।
ठीक है। तो हमारा जो म्यूकस है वो क्या क्या कंटेन करके रखता है? कुछ मात्रा में पस, ब्लड और फिब्रिन, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, बीमारी की कंडीशन होने पर। जब हमारा लंग्स या तो डैमेज हो जाए या बीमार हो जाए, तब उसमें हमारे लंग्स के अंदर से स्पूटम प्रोड्यूस होता है। म्यूकस, स्पूटम, कफ, ये सिमिलर शब्द होते हैं, पर बीमारी की कंडीशन में जो प्रोड्यूस होता है हम उसे स्पूटम कहते हैं। स्पूटम कोई थूक नहीं है, ये एक गाढ़ा म्यूकस होता है जिसे फ्लैगम भी कहते हैं। ये कफ के रूप में आपके लंग्स से बाहर आता है। ठीक है। और सिस्टिक फाइब्रोसिस की कंडीशन में ये एल्वेलाई के लेवल पे वहीं पे जम जाता है। ठीक है। जिस कारण से गैस एक्सचेंज नहीं हो पाता है और ब्लड एक्सचेंज नहीं हो पाता है। और चूंकि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी रहते हैं, बैक्टीरियाज भी रहते हैं, इस कारण से लंग्स में इन्फेक्शन के चांसेस जो होते हैं वो धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। ठीक है। हमारे लंग्स में इस कारण से इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ते हैं। फिर ये हुआ हमारा लंग्स। अब हम देखेंगे हमारी छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि स्मॉल बॉवेल भी उसे कहते हैं, ये हमारे पेट और बड़ी आंत के बीच में रहता है, जिसके अंदर ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम रहता है। ठीक है। जो हमारी छोटी आंत होती है वो हमारे पेट और बड़ी आंत के बीच में रहती है, जिसमें जो पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के वो होते हैं ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। जो सबसे प्रॉक्सिमल वाला पोर्शन होता है, जो सबसे पास में होता है छोटी आंत के, वो होता है ड्यूडेनम। ठीक है। ड्यूडेनम जो होता है वो 4 भागों में बटा होता है। सुपीरियर वाला ड्यूडेनम नीचे की तरफ जाता है, इसलिए डिसेंडिंग ड्यूडेनम। फिर नीचे की तरफ है इंफीरियर ड्यूडेनम, और वापस ऊपर की तरफ आता है तो होता है असेंडिंग ड्यूडेनम। ये 4 पार्ट मिलके एक सी फॉर कैट आकार का शेप बनाते हैं, जो कि कुछ 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। ठीक है। और जो हमारा पेनक्रियाज होता है उसके सर की तरफ ये रैप होते हैं। जो इसका ड्यूडेनम का पार्ट होता है, चारों पार्ट, वो हमारे पेनक्रियाज के हेड के पास रैप होते हैं। ये हमारा ड्यूडेनम। ठीक है। इसे हम ड्यूडेनम कहते हैं। ये हमारी छोटी आंत है, ये पीछे आपको बड़ी आंत दिख रही है। ठीक है। और ये रेक्टम, गुदा, ये हमारा ड्यूडेनम, छोटी आंत का हिस्सा पहला होता है ड्यूडेनम। ठीक है। फिर आता है हमारा जेजुनम और इलियम, जो कि बाकी के 2 पार्ट होते हैं हमारी छोटी आंत के, ये जेजुनम और ये इलियम। ठीक है। तो हमारी छोटी आंत के 3 पार्ट हुए, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है। अब इसमें जो फंसता है, जिस कारण से ऑब्स्ट्रक्शन होता है, जिस कारण से सिस्टिक फाइब्रोसिस की कंडीशन बनती है, उसे हम कहते हैं मैकोनियम। मैकोनियम होता है हमारे जो बच्चा जब पैदा होता है, छोटा बच्चा, तो उसकी जब फर्स्ट पूप होती है, जो फर्स्ट उसकी पॉटी होती है, उसे हम मैकोनियम कहते हैं। मैकोइनम जो होता है वो बहुत स्टिकी होता है, चिपचिपा, मोटा, थिक आकार का होता है, डार्क हरे कलर का होता है, जो कि सेल्स, प्रोटीन, फैट और हमारे इंटेस्टाइन के सिक्रीशन जैसे कि बाइल, हरे रंग का होता है बाइल, उन सब से मिलके हमारा बच्चे की जो पहली पॉटी हम कहते हैं वो होती है, उसे हम मैकोइनम कहते हैं। जो मैकोइनम होता है, जब बच्चा पैदा होता है तब ये कुछ घंटे के अंदर मैकोनियम जो होता है बच्चा प्रोड्यूस करता है, यानी कि फर्स्ट पॉटी जो होती है बच्चे की वो मैकोनियम होती है। कभी कभार बच्चा जो होता है वो माँ के पेट में ही पॉटी कर देता है, मैकोनियम को निकाल देता है, तो उस कंडीशन में तुरंत डिलीवरी भी करनी पड़ती है ताकि इन्फेक्शन ना हो जाए। ठीक है।
जब लेट प्रेगनेंसी की कंडीशन में मेकोनियम जैसी कंडीशन ज्यादा देखने को मिलती है। अब आता है हमारा मेकोनम इलियम। मेकोनियम इलियम जो होता है वो हमारे बॉवल में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करता है। अगर बच्चे में पॉटी निकल गई, फर्स्ट पॉटी, तो बहुत अच्छी बात होती है। पर अगर नहीं निकली तो ये हमारी छोटी आंत में चिपक जाती है, काफी मोटी और स्टिकर होती है, इस कारण से वो चिपक जाती है। सिस्टिक फाइब्रोसिस जिसको विरासत में मिला हो, उन बच्चों में ये नॉर्मल मेकोनियम की जगह पे निकलती नहीं है बाहर, वहां पे चिपक जाती है। और ये यूजुअली इलियम के पार्ट में होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे आखिरी हिस्सा है इलियम, उस जगह पे होता है, इसलिए इसे मेकोनियम इलियम कहते हैं। और जिन बच्चों में ये चीज चिपक जाती है मेकोनम हमारे इंटेस्टाइन में, उन बच्चों में सिस्टिक फाइब्रोसिस के चांसेस होते हैं या सिस्टिक फाइब्रोसिस की कंडीशन होती है। फिर आता है हमारा पैनक्रियाटिव डक्ट। जो हमारा पैनक्रियास होता है वो हमारे एब्डोमिनल के ग्लैंडुलर ऑर्गन होते हैं, जो कि दोनों काम करता है, डाइजेस्टिव काम भी करता है, हार्मोन का काम भी करता है। ठीक है। तो जो हमारा पैनक्रियाज होता है, जो हमारी पैनक्रियाटिव डक्ट होती है, वो डाइजेस्टिव का काम भी करती है, यानी कि एक्सोक्राइन काम भी करती है, खाना पचाने में मदद करती है, इसमें से पैनक्रियाटिक जूस निकलते हैं। और दूसरा एंडोक्राइन काम भी करती है, हार्मोन का भी काम करती है। ठीक है। तो इसके 5 हिस्से होते हैं। सबसे पहला आता है सर, हेड। हेड सबसे बड़ा हिस्सा होता है पैनक्रियास का, जो कि सी आकार का होता है। और ड्यूडेनम इससे कनेक्ट होता है। अभी हमने देखा था ड्यूडेनम में कि वो हेड के पास रैप रहता है, उसके चारों पार्ट जो होते हैं ड्यूडेनम के वो रैप रहते हैं हेड के पास। तो ये सी आकार का होता है जिसमें ड्यूडेनम इससे कनेक्ट होता है। ठीक है। फिर आता है अनसीनेट प्रोसेस। ये जो होता है प्रोजेक्शन जो होता है, ये लोअर पार्ट ऑफ द हेड से निकलता है और अंदर की तरफ से होते हुए ये पीछे से बॉडी ऑफ द पेनक्रियास में पीछे से निकलता है और पोस्टीरियर यानी पीछे की तरफ से जाके सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल्स में जाके मिलता है। जो सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल्स होती हैं ये हमारे पेनक्रियास, छोटी आंत, बड़ी आंत, पेट, इन सब का सप्लाई करती है। ठीक है। तो अनसीनेट प्रोसेस जो होती है ये हमारे सर के, जो हमारा पेनक्रियास का सर है, वहां से निकलती है, अंदर की तरफ मीडियली होते हुए बॉडी के पीछे से होते हुए ये जाके मिल जाती है सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल्स में। ठीक है। ये देखिए, ये ब्लू कलर का हिस्सा जो है ये हेड है हमारे पेनक्रियास का, ये है जो हिस्सा है ये है ड्यूडेनम। ये चारों हिस्से जो होते हैं ड्यूडेनम के, ये हेड से कवर रहते हैं। ठीक है। अनसीनेट प्रोसेस आपकी ये पिंक कलर की अनसीन प्रोसेस प्रोसेस है, जो कि कहाँ से निकल रही है, लोअर पार्ट ऑफ दी हेड ऑफ दी पेनक्रियास से निकलती है, बॉडी से होते हुए पीछे से होते हुए पीछे जाती है और हमारी वेसल से जाके गुजरती है। फिर आती है इसकी नेक यानी कि गर्दन। ये जो नेक होती है ये हमारे पेनक्रियास के सर और बॉडी के बीच में प्रेजेंट होती है। ठीक है। और ओवरलाई करती है हमारी सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल्स में, जो कि एक ग्रूव होती है वहां पे, पोस्टीरियर एस्पेक्ट के साइड में ग्रूव होती है वहां पे। ठीक है। फिर आती है इसकी बॉडी, जो कि बीचों बीच प्रेजेंट होती है। अगर आप मिड लाइन खींचे ह्यूमन बॉडी में, तो ये पेट के पीछे और सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल्स के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट रहेगी इसकी बॉडी। अगर आप ह्यूमन बॉडी को बीच में से अगर आधा करें, तब ये जो होगा आपकी बॉडी जो होगी पेनक्रियास की, वो स्टमक के पीछे यानी कि पेट के पीछे होगी और हमारे सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल्स में लेफ्ट साइड को होगी। अब आती है इसकी पूंछ यानी कि टेल। ये लेफ्ट एंड ऑफ द पेनक्रियास में प्रेजेंट रहती है, जो कि बहुत पास रहती है हमारे स्प्लीन के। ठीक है। इसमें स्प्लीनो रीनल लिगामेंट होते हैं, जो कि एक
स्प्लिनिक वेसल्स के साथ मिले हुए होते हैं। ये एक ऐसा पार्ट है हमारे पेनक्रियास का जो इंट्रापेरिटोनल होता है, यानी कि हमारे स्टमक के अंदर की तरफ एक स्टमक एक कैविटी बनाता है जिसमें हमारा स्टमक, छोटी आंत, बड़ी आंत ये सब रहता है। तो उसके अंदर सिर्फ पेनक्रियास का जो पूंछ होती है वो ही एंटर होती है। तो अगर इसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, अगर इसमें रुकावट हो जाती है तो सिस्टिक फाइब्रोसिस जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। और सिस्टिक फाइब्रोसिस अगर डेवलप हो गया, यहाँ पे ये जो बाइल जूस जो निकल रहा है, पेनक्रियास जूस जो निकल रहा है, म्यूकस जो है, अगर वो चिपक गया और उसने रुकावट पैदा कर दी, तो इस कारण से बॉडी के पचाने में और हार्मोन लेवल में काफी दिक्कतें देखने को मिलती हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस के कारण। अब आता है हमारा बाइल डक्ट। बाइल डक्ट जो होता है वो बहुत सीरीज होती है एक तरीके की छोटे छोटे ट्यूब्स की, जो कि हमारे लीवर से लेके स्मॉल इंटेस्टाइन तक रहती है। इसका मेन जो काम होता है वो ये होता है कि बाइल फ्लूइड को बनाना और लीवर से लेके गॉल ब्लैडर से लेके छोटी आंत में इसको लेके जाना, ताकि ये फैट को डाइजेस्ट करने में मदद करे। जो फूड में फैट प्रेजेंट है उसको डाइजेशन में हमारा बाइल जूस काम आता है, उसको डाइजेस्ट करने में ये मदद करता है। ठीक है, तो हमारा ये रहा गॉल ब्लैडर, ये हमारा कॉमन बाइल डक्ट होता है और ये इसके छोटे छोटे से ब्रांचेस होते हैं। तो छोटे छोटे टिनी ट्यूब से मिलके हमारा बनता है ये बाइल डक्ट या गॉल ब्लैडर। ये बाइल जूस प्रोड्यूस करता है। अगर इसमें म्यूकस चिपक जाता है सिस्टिक फाइब्रोसिस के कारण, तो फैट को डाइजेस्ट करने में दिक्कत होती है, जिस कारण से मोटापा बढ़ता है। फिर आता है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो मेल्स में बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है। इसमें दो ऑर्गन होते हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन और इंटरनल ऑर्गन। एक्सटर्नल ऑर्गन्स जो होते हैं उनमें हमारा आता है, सबसे पहले आता है पेनिस, फिर आता है हमारा सार्कोटम और टेस्टिकल्स। ये हमारे टेस्टिकल्स और ये हमारा पेनिस। इंटरनल ऑर्गन में आता है हमारा वास डिफरेंस। ठीक है, सिस्टिक फाइब्रोसिस जिनको होता है उनमें ये वास डिफरेंस जो होता है ये प्रेजेंट नहीं होता है, या फिर इसमें रुकावट होती है। ये कनेक्ट होता है हमारे प्रोस्टेट से और यूरिथ्रा से, यानी कि ये यूरिन लेके आता है और स्पर्म लेके आता है। एक तरीके की नली होती है ये जो यूरिन और स्पर्म लेके आती है। अगर ये एब्सेंट रहेगी तो यूरिन पास करने में और स्पर्म पास करने में दिक्कतें होती हैं मेल्स को, जिस कारण से उनमें सेक्सुअल फंक्शन रिस्पॉन्सिबल नहीं हो पाते वो सेक्सुअल फंक्शन के लिए और यूरिनेशन के लिए। ठीक है, तो ये जो वास डिफरेंस है ये सिस्टिक फाइब्रोसिस की पेशेंट में या तो एब्सेंट रहेगी या इसमें रुकावट रहेगी। फिर आता है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर। जो मेन स्ट्रक्चर होता है फीमेल में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, और इंटरनल एक्सटर्नल साइड में बाहर की तरफ, वो लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा दो लिप होते हैं। लेबिया मेजोरा होता है सबसे बड़ा लिप, जो कि इनक्लोज रहता है और प्रोटेक्ट करता है हमारे एक्सटर्नल प्रोडक्टिव ऑर्गन्स को। जो लेबिया माइनोरा होता है वो छोटे लिप्स होते हैं। ये कई सारी वैरायटी में होते हैं, काफी साइज टू फीमेल टू वीमेन, ये इनका साइज और शेप जो होता है वो वेरी करता है। ये जस्ट लेबिया मेजोरा के पास रहते हैं और हमारी वेजाइना और यूरिथ्रा की ओपनिंग करवाते हैं। ठीक है, जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं उसमें आती है हमारी वेजाइना। वेजाइना एक कैनाल होती है जो कि सर्विक्स से कनेक्ट होती है आउटसाइड ऑफ द बॉडी को, जिसे हम बर्थ कैनाल भी कहते हैं। ये होती है हमारी वेजाइना जो कि सर्विक्स के लोअर पार्ट से कनेक्ट होती है और आउटसाइड ऑफ द बॉडी में रहती है हमारी वेजाइना। फिर आता है हमारा यूट्रस, वूम जिसे हम कहते हैं, बच्चादानी। ये एक हॉलो स्ट्रक्चर होता है
पियर शेप्ड ऑर्गन होता है जहाँ पे बच्चा बनता है। ठीक है, यूट्रस जो होता है 3 भागों में डिवाइड होता है। सर्विक्स जो कि सबसे आखिरी पार्ट होता है वेजाइना का, मेन बॉडी होती है यूट्रस की, उसको कॉर्पस कहते हैं। ये देखिए, ये होती है हमारी वूम, बच्चादानी। ठीक है, इसका आखिरी पार्ट होता है सर्विक्स। सर्विक्स में ही सबसे ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस के केसेस में। ठीक है, तो जिन फीमेल्स में विरासत में सिस्टिक फाइब्रोसिस मिलता है, अगर उनके फीमेल ऑब्स्ट्रक्शन में सर्विक्स में ही उन्हें एक जमाव देखने को मिलता है। फिर आता है हमारा ओवरीज। ओवरीज बहुत छोटी होती हैं, अंडे के आकार की होती हैं, जो कि यूट्रस में प्रेजेंट होती हैं। ये क्या करती हैं, हार्मोन्स और एग प्रेजेंट करती हैं, एग प्रोड्यूस करती हैं, जिसके कारण कि वहां पे स्पर्म के साथ एग कनेक्ट हो सकते और बच्चा डेवलप हो सके। इसलिए जो ओवरीज होती है हमेशा यूट्रस यानी बच्चेदानी में ही रहती हैं। फिर आती है हमारी फैलोपियन ट्यूब। ये बहुत छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं जो कि आपके यूट्रस के ऊपर वाले हिस्से में रहती हैं। ये देखिए, ये जो होती है ना ट्यूब्स, इन्हें हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब्स। ये होती है हमारी ओवरीज, अंडे के आकार की, इसमें ही एग बनता है। ठीक है, तो ये जो हमारा फैलोपियन ट्यूब होती है, ये एक रास्ता देती है अंडों को, एग सेल्स को, कि वो ओवरी से लेके यूट्रस तक जाएं। ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन का टाइम आता है एग का, जब स्पर्म उसको फर्टिलाइज करता है, तो ये स्पर्म जो होते हैं यूजुअली दौड़ते हुए फैलोपियन ट्यूब से ही जाते हैं। वहां पे ये फर्टिलाइज होते हैं, फिर एग को ये उसी फैलोपियन ट्यूब से वापस लेके आते हैं यूट्रस में, और उस फर्टिलाइज्ड एग को ये यूट्रल लाइनिंग में इम्प्लांट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये वेजाइना से जब एंटर होते हैं स्पर्म, तो सर्विक्स से होते हुए ये जाते हैं यूट्राइन कैविटी में। यूट्राइन कैविटी से ये होते हुए जाते हैं फैलोपियन ट्यूब के थ्रू ऊपर जाते हैं, और ओवरी में, ओवरी में रहता है एग। एग और स्पर्म फर्टिलाइज्ड होते हैं, और वहां से ये फैलोपियन ट्यूब से वापस ट्रेवल करके नीचे आते हैं, और हमारी यूट्राइन कैविटी की ये जो लाइनिंग है यहाँ चिपक जाते हैं, और यहीं पे हमारे फीटस का डेवलपमेंट होता है। तो अगर सिस्टिक फाइब्रोसिस केस में सर्विक्स में ही रुकावट बन गई, तो जो स्पर्म होते हैं वो अंदर नहीं जा पाते हैं, जिन कारण से ऐसे पेशेंट्स में, इन ऐसे फीमेल्स पेशेंट में बच्चा ना पैदा कर पाने की क्षमता कम होती है। अब आता है हमारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। इसमें आती है हमारी इंस्पिरेटरी मसल्स, सांस लेने वाली मसल्स। जो मेन मसल्स होती हैं सांस लेने वाली, वो होती हैं डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टलिस। ये एक डोम शेप्ड का स्ट्रक्चर होता है, हमारे लंग्स के नीचे एक मसल होती है जिसे हम डायफ्राम कहते हैं, एक ये मदद करती है। दूसरा, हमारी जो रिब केज है उसके बगल्स में जो मसल होती है, उसके बगल में जो मसल होती हैं, उन्हें हम कहते हैं एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। ये भी हमें सांस लेने में मदद करती हैं। पर जिनमें सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है, जिनमें सिस्टिक फाइब्रोसिस डेवलप होता है, उनमें ये मसल्स जो होती हैं वो बहुत कमजोर होती हैं, कम होती हैं, उनकी नॉर्मल रेंज से ये कम बनावटी रहती हैं, तो उनमें सांस लेने की दिक्कतें देखने को मिलती हैं। ठीक है, अगर इंस्पायरेटरी मसल्स ठीक से डेवलप नहीं हो पाएंगी, तो जाहिर से बात है कि सांस लेने में दिक्कतें आएंगी। तो ऐसी कंडीशन सिस्टिक फाइब्रोसिस के पेशेंट में देखने को मिलती है। फिर आता है हमारा कमजोरी आना या कम हो जाना एंटी ग्रेविटी मसल्स का। जो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करती है मसल्स, जो आपको सीधा खड़ा रहने में, आपका बैलेंस बना के रखने में जो मसल्स मदद करती हैं, उन्हें हम एंटी ग्रेविटी मसल्स कहते हैं। वो होती हैं हमारी सोलियस, ये काफ की पीछे की मसल्स,
एक्सटेंसर्स ऑफ द लेग जैसे कि हैमस्ट्रिंग, ग्लूटियस मैक्सिमस हमारे हिप की मसल्स, क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस और हमारी मसल्स ऑफ द बैक और नेक। ये जो मसल्स होती हैं ये एंटी ग्रेविटी काम करती है, हमारे पोस्चर में, हमारे बैलेंस में मदद करती हैं ताकि हम ग्रेविटी के फोर्स के अगेंस्ट काम कर सकें, उसके अगेंस्ट बैलेंस बना सकें, उसके अगेंस्ट चल सकें। तो उनमें ये मसल्स हमारी मदद करती हैं। पर अगर इन मसल्स में सिस्टिक फाइब्रोसिस के कारण वीकनेस होगी या अट्रोफी होगी तो हम हमारा बैलेंस नहीं बना पाएंगे, हम सीधे खड़े नहीं हो पाएंगे। ठीक है। फिर कुबड़ निकल जाती है। सिस्टिक फाइब्रोसिस की पेशेंट में इस तरीके से कुबड़ बाहर निकल के आ जाती है। ठीक है। अब हम बात करेंगे मेन हमारा सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में। सिस्टिक फाइब्रोसिस जो होता है बहुत कॉमनली कॉज करता है हमारी लंग डिसीज को। ठीक है। जो यंगर पीपल होते हैं, जो सफेद लोग होते हैं, जिन कंट्रीज में एकदम सफेद लोग होते हैं, उन पॉपुलेशंस में ये सबसे ज्यादा देखने को मिलता है सिस्टिक फाइब्रोसिस। ठीक है। ये एक इनहेरिटेड यानी कि विरासत में मिली हुई बीमारी होती है, जीन्स के कारण होती है। जो हमारे लंग्स के एयरवे सरफेस होती है, एयरवे सरफेस लिक्विड एएसएल जिसे हम कहते हैं, उन लेयर्स पे, रेस्पिरेटरी सिस्टम की लेयर्स पे अगर वहां पे एबनॉर्मली म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस हो जाए, ठीक है, यानी कि वहां पे म्यूकस जम जाए, चिपक जाए, उस कारण से वहां पे इन्फेक्शन डेवलप होने लगता है, इन्फ्लामेशन बढ़ जाएगी, जिसके कारण की ब्रोंकेक्टेसिस यानी और लंग डैमेज देखने को मिलता है। ठीक है। तो अगर जो हमारे लंग्स के एयरवेज हैं, ठीक है, लंग के जो एयरवे सरफेस लिक्विड है, अगर वहां पे जो म्यूकस मैंने बताया था जिसमें कि स्पूटम जो मैंने आपको बोला था, अगर उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट है और वो आपके लेयर जो होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, लंग्स की लेयर जो होती है, अगर वो उसमें चिपक गया है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इन्फेक्शन शुरू कर देगा। ठीक है। इन्फेक्शन के कारण आपको बहुत सारी इन्फेक्शन डेवलप हो जाएंगे, इन्फ्लामेशन डेवलप हो जाएंगे, जिसमें ब्रोंकिकटेसिस की कंडीशन या लंग डैमेज देखने को मिलेगा। ब्रोंकिकटेसिस मतलब होता है कि जो आपकी श्वास लेने के जो एयरवेज होते हैं, जहाँ से आप सांस लेते हैं, वहां पे अगर म्यूकस, बहुत गाढ़ा म्यूकस चिपक जाए तो जो हमारी सांस लेने की क्षमता है वो कम हो जाती है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं ब्रोंकिकटेसिस। ठीक है। फिर आता है हमारा सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है, वो एक इनहेरिटेड डिसीज है हमारे म्यूकस की और स्वेट ग्लैंड्स की, यानी कि जो पसीना छोड़ने वाली ग्रंथियां होती है हमारे स्किन पे, उसकी, जिसे हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी कहते हैं, उनकी। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है वो सबसे ज्यादा अफेक्ट करती है हमारे म्यूकस को, हमारे कफ को और हमारे पसीने वाली ग्रंथियों को, जिस कारण से हमारा लंग्स, लीवर, पेनक्रियाज और इंटेस्टाइन अफेक्ट होता है। ठीक है। ये डैमेज करते हैं हमारे लंग्स के टिश्यूज को, वहां पे इन्फ्लामेशन बनता है, जिस कारण से हमें बैक्टीरिया इन्फेक्शन होता है। अगर म्यूकस किसी हमारे लंग्स के हिस्से में जम गया, और म्यूकस की प्रॉपर्टी है कि उसमें ब्लड, पस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये सब रहते हैं, तो वो फट से इन्फेक्शन क्रिएट हो जाता है। ठीक है। इस कारण से सबसे ज्यादा कॉमनली सिस्टिक फाइब्रोसिस जो होता है वो लंग को ही अफेक्ट करता है। ठीक है। एक एबनॉर्मल जीन प्रेजेंट है बॉडी में, ठीक है, जिसे हम कहते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर, CFTR। ठीक है। एक एबनॉर्मल जीन प्रेजेंट है बॉडी में जिसे हम कहते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर, CFTR।
जो कि क्या करता है, बहुत गाढ़ा और बहुत चिपचिपा लचीला म्यूकस प्रोड्यूस करता है, जो कि हमारे लंग्स के जो एयरवेज हैं उनको ब्लॉक करता है वहां चिपक कर, जिस कारण से वहां पे लंग इन्फेक्शन देखने को मिलता है। ये जो थिक म्यूकस होता है ये साथ ही साथ ब्लॉक करता है आपके पेनक्रियास डक्ट को, जिस कारण से जो हमारा पेनक्रियास है वो डाइजेस्टिव पेनक्रियाटिक एंजाइम नहीं छोड़ पाता है, जो कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की पाचन क्रिया में मदद करते हैं। पर अगर हमारे म्यूकस के कारण हमारे पेनक्रियास में ब्लॉकेज आ गया है तो क्या होगा, वो एंजाइम हमारी इंटेस्टाइन तक नहीं पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे तो नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाएगी हमारी इंटेस्टाइन, जिस कारण से कमजोरी होने की चीजें भी देखने को मिलती हैं, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन का काम होता है खाने को एब्जॉर्ब करना और बॉडी में पहुंचाना। तो अगर वो एंजाइम स्मॉल इंटेस्टाइन तक ही नहीं पहुंच पाएंगे तो काफी डाइजेस्टिव कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। जो हमारे CFTR जीन्स का जो म्यूटेशन ऑफ डिग्री होती है वो कई प्रकार की होती है और उस कारण से कई प्रकार की कॉम्प्लिकेशन भी देखने को मिलते हैं, जो कि हमेशा पर्सन टू पर्सन डिफर करते हैं, क्योंकि किस तरीके का जीन की डिग्री कितनी आपकी बॉडी में है ये हर एक इंसान की अलग अलग होती है। अब जो म्यूटेंट या फिर डिफेक्टिव प्रोटीन जो होते हैं, जो CFTR के म्यूटेंट होते हैं या डिफेक्टिव प्रोटीन होते हैं, वो आपकी पसीना छोड़ने वाली जो ग्रंथियां होती हैं, ठीक है, उसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसके बाहर प्रेजेंट होते हैं। या लंग्स ले लो या पेनक्रियाज ले लो या कोई भी ऑर्गन ले लो, उनके बाहर की जो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द सेल होती है उससे ये प्रोटीन और म्यूटेंट जो होते हैं वो अटैच हो जाते हैं, जिस कारण से ये क्या करते हैं, चैनल का जो कनेक्टिंग हिस्सा होता है इनर से आउटर पार्ट वाला वहां पे ब्लॉक कर देते हैं। जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है सेल का इनर पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म, वो क्या करता है, फ्लूइड एक्सचेंज होते हैं वहां पे, एक चैनल बना हुआ है जिसमें फ्लूइड एक्सचेंज होते हैं। पर अगर बाहर की मेम्ब्रेन पे म्यूकस जम गया है, चिपक गया है, तो ये म्यूकस यानी ये जो फ्लूइड है वो एक्सचेंज नहीं हो पाते हैं, जिस कारण से ब्लॉकेज होता है और इन पार्ट्स में कॉम्प्लिकेशन होते हैं। ये देखिए, ये एक प्लांट के ऊपर एग्जाम्पल है, जैसे कि ये आपके क्लोराइड्स आयंस हो गए, ये आपके सेल का अंदर का हिस्सा, सेल के बाहर का हिस्सा, और ये एक चैनल गेट। तो ये जो क्लोराइड्स के पार्टिकल हैं ये इस चैनल से बाहर भी जाते हैं और अंदर भी आते हैं। पर अगर यहाँ म्यूकस जम गया है तो ये सारे क्लोराइड्स आयन बाहर ही रह जाएंगे, सॉरी अंदर ही रह जाएंगे, है ना, बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन पे ही ये म्यूटेंट जो होते हैं वो चिपकते हैं। तो अंदर वाले क्लोराइड्स आयरन जो है वो अंदर ही रह गए। अब इसी को हम अपनी बॉडी पे समझते हैं, ये आपकी पसीने की ग्रंथि हो गई, ये स्किन, स्किन के पास आपकी स्वेट ग्लैंड्स की कॉइल रहती है, ये वो एरिया है जिसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे अभी। ये देखिए, ये आपका जो है स्वेट ग्लैंड्स की कॉइल है, ठीक है, इसमें से पोटेशियम आयरन और सोडियम आयरन आराम से एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है। पर अगर इनमें CFTR आ गया तो इन्होंने इसकी आउटर एरियाज पे ब्लॉकेज बना दिए, ठीक है, जिस कारण से जो हमारे अंदर वाले जो Cl और Na+ आयन है वो अंदर ही रह गए, बाहर और अंदर एक्सचेंज ही नहीं हुए। तो इस कारण से ये ब्लॉकेज बना और इसने काफी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट किए, काफी रुकावटें पैदा हुई। तो ये जो चैनल होते हैं बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं एयरवे में
जो कि कंट्रोल करते हैं आपके क्लोराइड का मूवमेंट अंदर बाहर करना सेल से। ठीक है, क्लोराइड जो होता है मूव होता है हमारी पसीने वाली ग्रंथि में, कहाँ से, साइटोप्लाज्म से, बट म्यूटेशन के कारण वहां CFTR के प्रोटीन चिपक गए हैं, तो ये क्लोराइड जो होता है अंदर की तरफ ही जकड़ के रह जाता है, एक्सचेंज नहीं हो पाता है स्किन में। ठीक है, क्लोराइड जो होते हैं इसमें नेगेटिवली चार्ज आयन होते हैं, और सोडियम जो होते हैं उसमें पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं। इस कारण से इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन होता है, और क्या बनता है, सॉल्ट, यानी पसीना जो सॉल्टी होता है वो इसी कारण से बनता है कि सोडियम जो होता है पॉजिटिव और क्लोराइड जो होता है वो नेगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन करते हैं और बनाते हैं सॉल्ट को। CF के पेशेंट यानी कि सिस्टिक फाइब्रोसिस के जो पेशेंट होते हैं उनमें बहुत ज्यादा अमाउंट में पसीना निकल जाता है, इसलिए उनका सॉल्ट भी बहुत ज्यादा निकल जाता है। ठीक है, तो अगर आपको डायग्नोस करना है सिस्टिक फाइब्रोसिस, तो नॉर्मली पसीने के टेस्ट से भी सिस्टिक फाइब्रोसिस का पता लगाया जा सकता है कि सॉल्ट की मात्रा कितनी है। अब इसमें 3 तरीके की थ्योरीज जो है सिस्टिक फाइब्रोसिस के ऊपर लिखी गई हैं। पहला ये है कि जो क्लोराइड है अगर वो कम हो गया, क्योंकि CFTR प्रोटीन जो है वो अक्युमुलेट हो गया हमारे सेल मेम्ब्रेन के बाहर, जिसके कारण की क्या बढ़ गई, विस्कोसिटी बढ़ गई। ठीक है, जो म्यूकस है वो न्यूट्रिशन रिच हो गया, और वो कहाँ पे, लंग्स में पहुंच गया, और इस कारण से बैक्टीरिया आराम से छिप गया आपके इम्यून सिस्टम में। यानी कि जो क्लोराइड की कमी होने के कारण जब CFTR जो होता है वो हमारे लंग्स के बाहरी परत में अगर जम गया म्यूकस, ठीक है, तो उस कारण से क्लोराइड कम हो गया। क्लोराइड कम होने के कारण जो म्यूकस था उसकी विस्कोसिटी बढ़ गई, तो उस विस्कोसिटी के कारण जो न्यूट्रिशन जो थे वो म्यूकस में चिपक गए, जिस कारण से म्यूकस क्या हो गया, न्यूट्रिशन रिच म्यूकस हो गया। तो न्यूट्रिशन रिच म्यूकस होने के कारण जो म्यूकस में बैक्टीरियाज होते हैं वो अपने आप को आसानी से बचा लेते हैं कि उनको बॉडी का इम्यून सिस्टम देख ना पाए, और वो इन्फेक्शन क्रिएट कर देते हैं। ये हुई आपकी पहली थ्योरी। दूसरी थ्योरी है कि जो पैराडॉक्सिकल इंक्रीज होता है सोडियम और क्लोराइड के अपटेक में CFTR प्रोटीन के डिफेक्ट के कारण, उस कारण से क्या होता है, वाटर रीअब्जॉर्प्शन जो होता है वो बढ़ता है, जिस कारण से बहुत गाढ़ा और सूखा म्यूकस वहां पे चिपक जाता है लंग्स में या किसी और ऑर्गन में। अगर सोडियम और क्लोराइड का अपटेक जो है वो एकदम से बढ़ा, एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है, तो बॉडी के अंदर उसका अपटेक बढ़ गया, तो उस कारण से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होने का चांसेस जो होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं, जिसके कारण कि जो म्यूकस होता है वो सूखा हो जाता है, क्योंकि बॉडी उसको वापस से रीअब्जॉर्ब कर रही है पानी को, म्यूकस तक पहुंच नहीं पा रही है, तो वो और गाढ़ा और सूखा हो गया, जिस कारण वो ब्लॉकेज हो जाता है और चिपक जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद ये जो थ्योरी है वो फोकस करती है आपके एबनॉर्मल क्लोराइड मूवमेंट पे, जो कि सेल के बाहर हो रहा है, जिसके कारण कि म्यूकस जो हुआ डिहाइड्रेट हो गया पेनक्रियास में, सिक्रीशन में, बिलियरी सिक्रीशन में, वहां पे सूखा म्यूकस चिपक गया, तो इस कारण से सिस्टिक फाइब्रोसिस और बढ़ गया, उसके कॉम्प्लिकेशन भी बढ़ गए। ठीक है, तो इन थ्योरीज का मेजर जो प्रपोजल ये था कि जो CF के पेशेंट होते हैं उनमें किस तरीके का डैमेज होता है और कैसे होता है। तो बहुत छोटे छोटे पैसेज में क्या होता है, ब्लॉकेज आ जाते हैं, जिसके कारण की ऑर्गन अफेक्ट होने लगते हैं उस गाढ़े सिक्रीशन के कारण। ठीक है, ये जो ब्लॉकेज होते हैं लंग्स के अंदर भी होते हैं, जिस कारण से इन्फेक्शन होता है, एंजाइम चिपक जाते हैं, ब्लॉकेज शुरू हो जाता है लंग्स में भी और ऑर्गन में भी। तो ये 3 थ्योरी
इसी को एक्सप्लेन करते हुए बनी है कि ब्लॉकेज किस किस कारण से कैसा कैसा डेवलप होता है। ठीक है, अब हमारा कॉजेस क्या है सिस्टिक फाइब्रोसिस के। जैसे कि मैंने आपको बताया ये एक विरासत में मिली हुई बीमारी है, तो इसमें जो जीन होता है वो ही डिफेक्टेड हो जाता है। ठीक है, जो हमारा सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर जीन होता है एक सीएफटीआर, वो डिफेक्टेड जीन्स होता है। अगर उसके प्रोटीन में चेंजेस हो गए, ठीक है, तो वो क्या सॉल्ट का मूवमेंट रेगुलेट करना चेंज कर देता है और सेल के बाहर चिपक जाता है, जिस कारण से बहुत मोटा स्टिकी म्यूकस जो होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, डाइजेस्टिव सिस्टम में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, साथ ही साथ पसीने की ग्रंथियों में भी बढ़ जाता है थिक स्टिकी म्यूकस और वहां चिपक जाता है, जिस कारण से सिस्टिक फाइब्रोसिस डेवलप होता है। ये एक डिफेक्टेड म्यूटेशन ऑफ द जीन्स जैसी कंडीशन होती है। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक रहा सिस्टिक फाइब्रोसिस। इसका हमने आज इंट्रोडक्शन देखा, इसके बारे में जाना, किस किस ऑर्गन में कैसा कैसा अफेक्ट डालता है इस बारे में हमने देखा। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको पसंद आया हो, ये आपको अच्छी जानकारी दे, आप स्वस्थ रहें और हेल्दी रहें। थैंक यू सो मच।